लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में सिर्फ वोट कटवा के तौर पर काम कर रही है। इसके साथ ही एलजेपी नेता बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम लेकर बिहार के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश ना करें। जी हाँ, कुछ आज इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर और गिरिराज किशोर ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। क्या है इसके मायने? क्योंकि इससे पहले चिराग पासवान ने कहा था कि वो बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। तब ये माना जा रहा था कि पर्दे के पीछे से कुछ और खेल बिहार की सियासत में हो रहा है। लेकिन अब बीजेपी जिस तरह से सामने आई, उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, संपादक हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के। उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया सर, समीकरण बड़ी तेजी से बदल गया है। क्या माना जाए, क्या इसके पीछे हुआ है? क्योंकि अभी तक तो यही बयान सामने आ रहे थे कि पर्दे के कुछ पीछे कुछ बड़ा खेल हो रहा है। देखिए, बिहार की राजनीति में लंबे अरसे बाद इस तरीके से काट छांट के खेल हो रहे हैं और पर्दे के सामने कुछ खेल है और पर्दे के पीछे कुछ खेल है। इस बार चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की मौत के बाद और मौत से थोड़ा पहले जो शतरंजी चाल करना शुरू की, उसे लगता है कि अब वो उसमें खुद भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि शुरुआत के दौर में आज से 4-5 महीने पहले तो उन्होंने एक रणनीतिक माहौल बनाया था और उसमें जेडीयू को ज्यादा फांसने की इच्छा रही होगी कुछ लोगों की, कुछ नेताओं की, और उसके तहत ऐसा दिया गया कि जेडीयू जो है वो किसी तरीके से, जो पहले जेडीयू जो चाल चल रहा था उसी पर उसकी ही एक चाल चली गई, क्योंकि जेडीयू ये चाहता था कि पहले सीटें ज्यादा हों। लेकिन जब हालात बदले, चीजें बदली, तो भारतीय जनता पार्टी उस उल्टी मांग करने लगी कि हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। और फाइनली जब तय हुआ, इस बीच में चिराग पासवान की रणनीति काम आई और उनका दौड़ भाग राजनीतिक काम आया। पिछले साल भर से जिस जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर के वो अक्सर उंगली उठाते रहे और बाद में तो उन्होंने सीधी लड़ाई छेड़ दी। इस लड़ाई छेड़ने के साथ ही जब उन्होंने बिहार में, विद इन कोर्ट बिहार में एनडीए का साथ छोड़ा और केंद्र में वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे, तो भी लोगों को लगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन इस पूरे समीकरण में, क्योंकि अब सीट बंटवारा हो चुका था, पहले चरण का चुनाव 28 तारीख को है, तो उस वजह से भी बहुत कुछ दांव पे लग चुका था और इस चरण में ही चिराग को ज्यादा उम्मीद थी। इस बीच में रामविलास जी की मौत हो गई और उस मौत के बाद हमलावर चिराग ने दांव पे जिस तरह से खेलना शुरू किया, उससे लगा कि वो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी पार्टी की संख्या को बढ़ाने में सफल हो जाए। और तय है कि ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को चुप नहीं बैठने वाली थी। नीतीश कुमार की पार्टी ने भी अपनी रणनीति करना शुरू की और उसने रणनीति वोटर और वोटर के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने वोटर तक पहुंचानी शुरू की। और वो ये शुरू की कि चिराग की पार्टी तो वोट कटुआ है, चिराग की पार्टी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, वो नुकसान करेगी, वो आपका हमारा नुकसान करेगी और बाकी और लोगों का नुकसान करेगी, तो अपना कुछ उसको मिलने नहीं जा रहा है। तो चिराग के मतदाताओं, जो कि मूल रूप से फसाद हैं और पासवान है, जिन्हें कहा जाता है 6% जिनकी संख्या है, वो उनको भी एक तरीके से चेतावनी और संकेत था कि आपका वोट खराब जाएगा। पिछली बार विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें चिराग पासवान जीतने में सफल थे और उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरा साबित करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि चिराग की पार्टी वोट कटुआ है, उससे कुछ नहीं होने जा रहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम हैं और हम ही रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में एक और गणित ये हुई कि जेडीयू का सबसे बड़ा जो हिस्सा है, जेडीयू का जो सबसे, एनडीए का जो सबसे बड़ा साझेदार के तौर पर अभी है, वो जेडीयू है केंद्र में। राज्यसभा में उनकी
ठीक ठाक सीटें हैं, मेरे ख्याल से ठीक ठाक सीटें हैं। लोकसभा में नंबर्स उनके ज्यादा हैं, अकेले दहाई की पार्टी में इनके सहयोगी दल के तौर पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अभी किसी भी हालत में इनको छोड़ने की स्थिति में नहीं। तो उसका दबाव ये हुआ कि आप कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी हो, आप ये सार्वजनिक रूप से कहिए कि हमारा चिराग पासवान से कोई लेना देना नहीं है। और पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं, पहले सुशील मोदी ने पटना में कहा और फिर अब प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा। गिरिराज सिंह जो नरेंद्र मोदी के मंत्रालय में मंत्री के तौर पर मंत्रिपरिषद में शामिल हैं, तेज तर्रार नेता हैं, बिहार के भूमिहार नेता, बड़े नेता हैं, और उन्होंने भी उसका खंडन मंडन उन्हें करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में इसके मतलब ये हुआ कि जेडीयू बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है केंद्रीय नेतृत्व पर कि किसी भी तरीके से ये स्पष्ट कीजिए कि चिराग पासवान आपके साथ नहीं है। और मजबूरी में ये इस तौर पे सामने आना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, वो भी ना चाहते हुए इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी तरीके से एंटी दलित का ठप्पा नहीं चाहते थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि दूसरी तरफ अब चिराग क्या कहते हैं, चिराग किस तरीके से सामने आते हैं, क्योंकि वो ये भारतीय जनता पार्टी पर क्या आरोप लगाने की स्थिति में है कि वो एंटी दलित का, भारतीय जनता पार्टी एंटी दलित है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा करेंगे, क्योंकि उनकी भविष्य की रणनीति और खराब होगी। बिल्कुल साफ है कि जेडीयू ने अब कहीं ना कहीं, जब रामविलास पासवान एक्सपायर हुए उसके बाद बीजेपी पे दबाव बनाया हुआ है। क्लियर कीजिए, लोग वोटर भ्रमित हैं कि बीजेपी प्लस एलजेपी है या बीजेपी प्लस जेडीयू है। सर, क्या ये लगता है कि चिराग पासवान की स्थिति अब अभिमन्यु की तरह हो गई है? बिहार का चुनावी चक्र भी जो है उसमें कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले पीएम मोदी की तारीफ की और अब बिल्कुल भाजपा ने साफ कर दिया है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अकेले रह गए हैं बिहार के विधानसभा चुनावों में, उनके पिता भी अब मैदान में नहीं है। देखिए, चिराग अभिमन्यु कहना तो जल्दी भी, क्योंकि अभिमन्यु अंतिम चक्र तक चले गए थे। चिराग पहले चक्र में ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा चक्र है, तीसरा चक्र है और तीसरा चक्र अंतिम होगा, इसलिए अभिमन्यु की संज्ञा देना ठीक नहीं होगा। हाँ, चिराग का राजनीतिक अनुभव और चिराग के जो साथी हैं वो उतने परिपक्व साथी नहीं है उनके साथ में, जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी या अमित शाह की रणनीति को बहुत तेजी से काट करके आगे चल सके। शुरुआती दौर में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के कहने पर अपनी रणनीति उन्होंने चली हो, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं। और अब दबाव की राजनीति में जेडीयू ज्यादा प्रभावी होने जा रही है, क्योंकि उसको लग गया कि इस पहले चरण में अगर चीजें ठीक नहीं की गई तो नुकसान हो जाएगा, और ये नुकसान निश्चित रूप से आज की तारीख में भी हो रहा है। हाँ, इस समय जो चिराग की स्थिति है वो ये है कि एक घर ये चलते हैं तो दूसरा 1.5 का क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू तय है। जेडीयू से उनका सीधा हुआ है तो जेडीयू चलती है, और उनके कहने से कभी कभी हाथी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना दांव चलना पड़ता। ताजा घटनाक्रम को देखकर ये माने, क्योंकि आपने पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी आपने कहा था कि नीतीश के लिए सारा मैदान है, क्या वो बात सटीक बैठती हुई नजर आ रही है? बीजेपी के इस बयान के बाद नीतीश के लिए अब वाकई सारा मैदान पड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नीतीश के लिए मुश्किलें हैं अभी वो कंफ्यूजन का दौर, एक बयान 2 बयान से नहीं होता है। राजनीति में बयानबाजी मतलब रखती है, लेकिन परसेप्शन अगर बनने लग जाते हैं और खास तौर से नीचे के वोटर में अगर परसेप्शन बनने लगते जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एलजेपी एक हो सकती है, बाद में हो सकती है, जो सैद्धांतिक रूप से मुझे पहले से नहीं लगता था कि एक होने की स्थिति हो। क्यों? क्योंकि उससे बड़े नुकसान, छोटा फायदे के लिए बड़ा नुकसान नहीं किया जा सकता। केंद्र में इस समय सबसे बड़ा सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू है, तो किसी भी हालत में वो उनको अभी नहीं खोना चाहेगी। तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कम दबाव को माने या पूरे दबाव को माने, लेकिन जेडीयू पूरी कोशिश में इसमें होगी कि वो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़े। बल्कि अब तो प्रधानमंत्री की जो आज घोषित हुई है 12 सभाएं, मुझे 100% लगता है कि उन 12 में 12 सभा में नीतीश कुमार उनके साथ होंगे, ताकि ये गठजोड़ की मजबूती को और दिखाया जाए।
लेकिन इन सब के बावजूद, क्योंकि राजनीति को समझाने वाले जितने होते हैं, उसको उससे ज्यादा समझने वाले होते हैं। समझने वाले यानी वोटर। तो वोटर जी। इनके प्रेफरेंस को किस तरीके से लेता है, ये एक अलग निर्भर होता है, वो हालात पर निर्भर करेगा। पहले चरण में वोटिंग जहां हो रही है, क्योंकि अभी तक ये देखने को आया है कि कुछ ऐसे प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी से, जितने भी लोग एलजेपी में गए, वो कोई लल्लू लोग नहीं है, वो बहुत ही मजे हुए। कुछ तो इसमें संघ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता और बड़े कार्यकर्ता रहे। तो ऐसा नहीं है कि वो खाली हाथ लौटने के लिए वहां गए, वो कुछ संदेश के साथ गए हैं, वो कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे। वो एक अलग रणनीति और गणित काम करेगा। देखना यही होगा कि वो गणित पहले चरण में, पहला चरण का जो वोटिंग है, वो बहुत कुछ स्पष्ट करेगी कि लोग नेताओं के बताए हुए क्रम को कितना समझना चाहते हैं, या उन्होंने जो परसेप्शन बना वो है। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ क्योंकि जेडीयू और बीजेपी दोनों को ही इस समय थोड़े से खतरे भी लगने लगे हैं। अचानक क्या हुआ है कि जो आरजेडी है, जो तेजस्वी यादव हैं, जो दूसरा महागठबंधन का जिसमें जो रूप है, वो एग्रेसिवली सामने आए हैं और वो विफलताओं को ज्यादा गिनाने में सफल दिख रहे हैं अभी की तौर पर। अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि कितना विफलता दिखा पाए हैं, बता पाए हैं। तो ये भी हो सकता है एक कारण कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को एकजुट होकर के लड़ना इस बार बहुत मजबूरी होगी, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन कुल मिलाकर के जो कल सुशील मोदी ने बयान जो दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा भी आएंगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, मेरे ख्याल से ये निश्चित रूप से बहुत सोचा समझा बयान है, केंद्रीय नेतृत्व से कह सुन करके दिया गया बयान है, और ये सच भी है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी का भी फायदा होगा और जेडीयू भी इस बात को मानेगी कि हाँ, उनका मुख्यमंत्री है। अभी अभी मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में बड़े अगर बगर चलेंगे, और इस अगम अगर को देखना, वहां के समाजशास्त्रियों को, वहां के साइकोलॉजिस्ट को, और वहां का जो वोटर है, बहुत उस्ताद वोटर है वो अपना, अगर उसको, जो मेरे अनुभव है, जो एक बार उसको समझ में आ गया कि नीतीश कुमार अच्छे हैं, तो नीतीश कुमार अच्छे हैं उसके लिए। एक बार समझ में आ गया कि लालू यादव या लालू यादव की पार्टी के लोग अच्छे, तो उसके लिए वो अच्छे हो जाएंगे। उस अच्छाई और बुराई की लड़ाई अभी चलेगी, और आपको ये लगभग जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो बिहार में मुकाबला भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। पीएम मोदी की चुनावी रैलियों से पहले बीजेपी ने साफ कर दिया है कि एलजेपी से उसका कोई लेना देना नहीं है, और एलजेपी की भूमिका बिहार में सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर है। आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तमाम चर्चा के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।